हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक हो गए अपने घर पे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज, दैट इज एलसी ऑसिलेशंस। तो ये कोई न्यू टॉपिक नहीं है, ये वही टॉपिक है एलसीआर सर्किट में सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, सीरीज रेजोनेंस और उसकी जो भी ऑसिलेशंस होती है, पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और वहाँ भी आपने ऑसिलेशन वर्ड के बारे में समझा था कि ये दोनों कुछ टाइप ऑफ सिग्नल्स यानी वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। तो यानी यहाँ पर कुछ ऑसिलेशंस वेव्स की बात स्टार्टिंग से आप सुन रहे हो रही है। तो अब उन ऑसिलेशंस को एक्चुअली में हो कैसे रही है वो हम डिटेल में समझेंगे। ईच स्टेज 8 स्टेजेस है आपके पास, 8 स्टेजेस है और ईच स्टेज में आपको स्टेप बाय स्टेप जो भी मैं बताती जाऊंगी वो अच्छे से समझते जाना है। अगर आपका एक भी स्टेप रह गया तो फिर आपको ये कंप्लीट जो टॉपिक है एलसी ऑसिलेशन, इसमें लास्ट में फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो मुश्किल नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज जो भी मैं बताऊंगी वो देखते जाना। तो ये आपका मेन सर्किट होता है एलसी ऑसिलेशंस करवाने के लिए। इसमें आर का ज्यादा रोल नहीं होता है एलसीआर सर्किट में ऑसिलेशंस करवाने के लिए, एल और सी का होता है। और हमने इन्हें पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, यानी हम पैरेलल रेजोनेंस सर्किट का यूज कर रहे हैं। तो नॉर्मल सर्किट है, बस थोड़ी सी करेक्शन कर दी हमने यहाँ पे। अब हमने यहाँ पर एक स्विच 1 लगा दिया और एक स्विच 2, मींस डायरेक्ट कनेक्शन नहीं कर दिया एलसी का एसी सोर्स के साथ। हमने कुछ इस तरीके से किया है कि अगर हम स्विच 1 क्लोज करें, ठीक है, तो ये सर्किट हमारा कंप्लीट होगा। यानी कि एसी जो सप्लाई होगी वो सिर्फ कैपेसिटर तक जाएगी। ठीक है, दोनों को नहीं जाएगी, क्योंकि अगर हम दोनों को एक साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, देखो बच्चों, अगर एल भी है और सी भी है, एसी देते हैं तो इसमें ईएमएफ लीड करता है, इसमें लैग करता है। ठीक है, तो ये ईएमएफ लेना स्टार्ट कर देता है, लेकिन ऑन फिर भी नहीं होता क्योंकि ट्यूबलाइट ऑन होने में थोड़ा टाइम लेती है। लेकिन और इस बेचारे को चार्ज मिल नहीं पाता। तो क्या होता है, इसीलिए हम इसे ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करवाने के लिए कैसे करते हैं, पहले सिर्फ सी को यानी कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं एसी सोर्स के साथ, यानी ये अपनी इसके अंदर सप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। तो इसका मतलब ये कैपेसिटर पे धीरे धीरे चार्ज आने लग जाता है। सपोज कर लिया हमने यहाँ पर +2 -2 चार्ज आ गया है, क्योंकि एसी है तो पॉजिटिव साइकिल आएगी आपके पास ये पहले। तो मीन्स इस साइड पॉजिटिव टर्मिनल होगा, इस साइड नेगेटिव, मीन्स इस साइड पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और इस साइड नेगेटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और जब तक ये कंप्लीटली रिचार्ज नहीं हो जाता, मीन्स कंप्लीटली चार्जेस को स्टोर नहीं कर लेता अपने अंदर, तब तक हम इस एसी सप्लाई को इसके अंदर लगाए रखेंगे। ठीक है, कनेक्ट रखेंगे उसको। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से आपका फर्स्ट स्टेप स्टार्ट हो रहा है ऑसिलेशन के लिए। पहले हमने इसको चार्ज कर दिया, कंप्लीटली चार्ज हो चुका है ये। ठीक है, उसके बाद हम इस स्विच 1 को अब हटा देंगे और स्विच 2 को आपस में कनेक्ट कर देंगे, इन दोनों पॉइंट्स को। यानी कि सिर्फ एल और सी अब कनेक्शन में है और इस एसी सोर्स को हम यहाँ से हटा चुके हैं। तो एसी सोर्स देखो बच्चों, अब हम हर जगह से हटा चुके हैं। हमें बस शुरू में एक बार देना है करंट सप्लाई, ताकि ये कैपेसिटर चार्ज हो जाए, इस पे जो भी स्टोरेज होगी करंट की इन द फॉर्म ऑफ चार्ज हो जाएगी। लेकिन बाद में अब आपको एसी सोर्स की कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम सिर्फ किसको देखेंगे, एल एंड सी, क्योंकि अब हमने इनके बीच में कनेक्शन कर दिया है, एसी सोर्स वाले को ओपन कर दिया। ठीक है, अब ये फर्स्ट पोजीशन हमारी, फर्स्ट स्टेज जो है वो ये हमने मान लिया कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, इस पे जितने मैक्सिमम पॉजिटिव आ सकता था उतना आ गया और इस साइड जितना मैक्सिमम नेगेटिव आ सकता था उतना आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ से ध्यान से देखो, फिर बाकी मैंने कुछ थोड़ा थोड़ा ड्रॉ कर रखा है, इसमें आप डिटेल में देखो। अब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, इसको पैरेलल में क्या मिल गया, इंडक्टेंस मिल गया। तो आपको पता है कैपेसिटर ये नहीं कि चार्ज करके अपने पास संभाल के रखेगा। कैपेसिटर का काम क्या होता है, स्टोर करना इलेक्ट्रिक चार्ज, लेकिन जैसे ही किसी को चाहिए, मजबूरी हो या जैसे ही आप उसके साथ कुछ कनेक्ट कर देते हैं तो वो उसको सप्लाई देना शुरू कर देता है। तो ये जो कैपेसिटर है अब धीरे धीरे इसके अंदर का चार्ज कम होता जाएगा
और ये अपना जो चार्ज फ्लो है वो इस इंडक्टर को देता जाएगा, मींस अपना जो करंट है वो इस इंडक्टर को देता जाएगा। लेकिन ये जो इंडक्टर है इसकी प्रॉपर्टी होती है बच्चों, क्या प्रॉपर्टी होती है, इट इज यूज्ड टू अपोज द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। जो भी इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, मींस करंट फ्लो हो रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड लेकर आ रहा होगा अपने साथ, और मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके आसपास आ रही होंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब क्रॉस कर रही होंगी इसके अंदर से थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, तो ये अपोज करेगा, और ये उसको अपोज करने के चक्कर में अपने अंदर ईएमएफ ले आएगा, और अपने अंदर ईएमएफ ले आएगा तो क्या होगा, इसके अंदर खुद के अंदर भी एक करंट आ जाएगा। तो बेसिकली जो इसके अंदर से करंट पास हो रहा है तो ये इसको अपोज करने के लिए अपने अंदर भी करंट लेकर आ रहा है। तो ये करंट लाने के लिए क्या करेगा, अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना देगा। कैसी बनेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो बच्चों, इस साइड पॉजिटिव है, मींस इस साइड से करंट एंटर कर रहा है, इस साइड से लीव। आपको पता है जिस साइड से करंट एंटर करता है वो कौन सा पोल होता है, साउथ, और जिस साइड से लीव करता है वो कौन सा पोल होता है, नॉर्थ। ठीक है, अब यहाँ साउथ है यहाँ नॉर्थ है, तो इसको अपोज करने के चक्कर में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना देता है, और कौन सी डायरेक्शन में बनाएगा बच्चों, ये इस साइड नॉर्थ बना देगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये होगी, और इस साइड ये साउथ बना देगा। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अकॉर्डिंग टू कैपेसिटर कैसी होनी चाहिए, ऐसी, क्योंकि कैपेसिटर के अकॉर्डिंग ये नॉर्थ है ये साउथ, लेकिन ये इंडक्टर उसको अपोज करने के चक्कर में अपोजिट डायरेक्शन में ये करवाना चाह रहा था, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में, और इसने फ्लो करा दी इंडक्टर ने अपने अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अपोज करने के लिए कि ये कैपेसिटर मेरे अंदर चार्ज ना भेजे। ठीक है, लेकिन फिर भी हर किसी की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है। इसकी प्रॉपर्टी है चार्ज देना और उसकी प्रॉपर्टी है उसको अपोज करना। अब नेक्स्ट केस में क्या हुआ, अब ये कैपेसिटर बिल्कुल खाली हो गया। स्टेप बाय स्टेप देखो, पहले फुल्ली चार्ज था, थोड़ा सा इसने कम किया, थोड़ा सा इस पे बढ़ गया, अब ये बिल्कुल खाली हो गया। ठीक है, तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्ग होती गई, करंट ज्यादा फ्लो होता गया, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा हो गई, यानी इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अब इसके पास करंट इंक्रीज होना बंद हो गया। मैक्सिमम जितना कैपेसिटर इसको दे सकता था इसने दे दिया, खुद खाली हो गया, लेकिन सारा उसको दे दिया इंडक्टर को, जितना भी वो दे सकता था। लेकिन अब और उसके पास नहीं बचा तो क्या होगा, ये क्या करेगा, वही बात जो भी इसके साथ हम प्रोसेस करेंगे, ये उसे अपोज ही करेगा। जब दे रहे थे तब भी अपोज कर रहा था, और अब जब नहीं दे रहा कैपेसिटर तब भी अब उसे क्या करेगा, अपोज, कि अब तो तूने मेरी स्टेट चेंज कर दी, अब और दे, नहीं है तो फिर मैं वापस दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये उसको रिचार्ज करना क्या कर देगा, स्टार्ट, क्योंकि अपोजिशन अब खत्म हो गया है। अब अपोजिशन करने के चक्कर में ही तो इसने अपने आसपास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई थी, अब अपोजिशन करने वाला ही कोई नहीं है, तो ये अपने आसपास की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस धीरे धीरे कम करता जाएगा, मींस इस कैपेसिटर को देता जाएगा। और जब वो इस कैपेसिटर को देखेगा तो डायरेक्शन देखो बच्चों ध्यान से, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। डायरेक्शन आपने यहाँ पे समझ लिया था, डायरेक्शन ऐसी क्यों आई है, इसीलिए मैंने ये कॉलम खाली छोड़ा था, यहाँ साउथ यहाँ नॉर्थ, अपोज करने के चक्कर में यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फुल्ली जो भी होनी थी चार्ज स्टोर्ड हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन तो वही रहेगी, अगर ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अकॉर्डिंग टू इंडक्टर, आप पहले ही कर चुके हो, यहाँ पर कौन सा पोल होना है, नॉर्थ, और यहाँ साउथ। तो कैपेसिटर में इस साइड कौन सा चार्ज आ जाएगा, जिस साइड से आपको पहले ही बताया, जिस साइड से करंट एंटर करता है वहां साउथ पोल आता है, मींस इस साइड कौन सी पोलैरिटी आएगी, पॉजिटिव, और इस साइड कौन सी आएगी, नेगेटिव। समझ रहे हो आप, एक एक स्टेप एक बार फिर से देखो, क्या था, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, इस साइड पॉजिटिव इस साइड नेगेटिव, इसने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर पास कराने की कोशिश की, करंट पास कराने की कोशिश की, और ये अपोज करने के चक्कर में और उल्टी डायरेक्शन में इसने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे दी खुद के अंदर ही। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होती गई, और फिर एक पॉइंट पर जाकर जब ये फुल्ली इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई और कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया कंप्लीटली, तो अब क्या हो गया, इसमें
अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपनी कम करने लगेगा क्योंकि अब इसका अपोजिशन ही कम हो गया, और वो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ईएमएफ की फॉर्म में, करंट की फॉर्म में वो किसको ट्रांसफर होती जाएगी, वो एनर्जी सारी की सारी कैपेसिटर को। बट अब डायरेक्शन चेंज हो चुकी है क्योंकि इसने पहले डायरेक्शन चेंज कर ली थी, इसीलिए यहाँ भी करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज। इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव। और ये तो था जब थोड़ी सी एनर्जी इसके पास, थोड़ी सी एनर्जी इसके पास, और जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंप्लीट खत्म हो जाएगी, मीन्स ये अपने अंदर लगने वाला ईएमएफ कंप्लीट बंद कर देगा क्योंकि कोई अपोज ही नहीं कर रहा, तो ये अपने अंदर ईएमएफ क्यों जनरेट करेगा। तो फिर उसके बाद लास्ट में ये जो आपका कैपेसिटर है इसने देना बंद कर दिया, ये पूरा खाली हो गया और ये पूरा अब चार्ज हो गया। ठीक है, तो ऐसा ही प्रोसेस होता जाएगा। जब आप इसे चार्ज कर रहे होंगे ये खाली होगा, फिर इसे चार्ज, ये जो कैपेसिटर है वो इस इंडक्टर को चार्ज करेगा, फिर जब तक वो फुल्ली चार्ज होता है तब तक तो ठीक है, चलता रहेगा थोड़ा बहुत आदान प्रदान। लेकिन जैसे ही उनमें से कोई एक खाली हो गया, ठीक है, फिर दूसरे वाला उसको देने लग जाएगा। ठीक है, ऐसे ये प्रोसेस चलता ही रहेगा, आदान प्रदान उनके बीच का चलता ही रहेगा। तो अब यहाँ इस स्टेप तक हम पहुंच गए हैं। अब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका है, एल खाली हो गया है, इस साइड अब पॉजिटिव आ गया, इस साइड नेगेटिव। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये पोलैरिटी चेंज कैसे हो गई है, क्योंकि पहले पॉजिटिव थी और इधर नेगेटिव, और अब इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव हो गई है। ठीक है, तो ये पोलैरिटी चेंज क्यों हो रही है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो ईएमएफ इसने अपने अंदर जनरेट करवाया था इंडक्टर ने, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई थी, इस वजह से पोलैरिटी रिवर्स हो गई है। अब हम आ जाते हैं इस स्टेप पर। तो आपको पता चल गया अभी तक क्या होगा। अब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था तो अब वो धीरे धीरे इंडक्टर को चार्ज देना, चार्ज फ्लो कराना स्टार्ट करेगा। तो अब कैपेसिटर में चार्ज थोड़ी कम हो गई, इस पर हमने 2 पॉजिटिव बना दिए और यहाँ 2 नेगेटिव। इसका मतलब करंट अब इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो इट मींस यहाँ कौन सी पोलैरिटी आ रही होगी अकॉर्डिंग टू कैपेसिटर, साउथ, और इधर नॉर्थ। और ये इंडक्टर इस डायरेक्शन को, इस मतलब कह सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को अपोज करने के चक्कर में खुद के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट करवा देगा, और वो कौन सी डायरेक्शन में कराएगा, इस डायरेक्शन में। यहाँ पर कौन सी पोलैरिटी आएगी, नॉर्थ, और यहाँ पर साउथ। कैपेसिटर कौन सी डायरेक्शन में करवा रहा था, नॉर्थ टू साउथ, इस डायरेक्शन में, लेकिन इंडक्टर इससे अपोजिट डायरेक्शन में अपोज करना है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब ऐसा कब तक होगा, जब तक कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज नहीं हो जाता। अभी तक वो चार्ज था, अब वो डिस्चार्ज हो रहा है धीरे धीरे। तो फिर जैसे जैसे वो डिस्चार्ज होता जाएगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी अपोजिशन इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा चार्ज इसको देता जाएगा यानी करंट फ्लो कराता जाएगा, तो ये भी ज्यादा से ज्यादा अपोज करता जाएगा यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होती जाएंगी। अब कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आप समझ रहे हो। अब इस साइड कौन सी पोलैरिटी आ गई है अकॉर्डिंग टू आवर इंडक्टर, एस एंड एन, मींस साउथ एंड नॉर्थ। तो आपको पता है जिस साइड से करंट एंटर करता है वहां पर साउथ पोलैरिटी आती है, मींस अब इस साइड पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा और इस साइड नेगेटिव चार्ज। तो हम वापस अपने इसी स्टेप पर आ चुके हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था, और इसके बाद अब वापस से यही प्रोसेस क्या होगा, रिपीट होगा। पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए इतना होगा, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए होगा, फिर वापस घूम फिर के अपनी इनिशियल पोजीशन पे, और यही प्रोसेस चलता रहेगा। कभी एल कंप्लीटली जो है अपोज करेगा, फिर कभी सी जो है वो कभी चार्ज होगा, कभी डिस्चार्ज होगा, और इस वजह से यहाँ पर क्या आने लग जाएंगी, ऑसिलेशंस। आप देख लो कभी ये मैक्सिमम हो रहा है, फिर मिनिमम, फिर ये मैक्सिमम, कभी ये मिनिमम। एल और सी बार बार अपनी वैल्यू क्या करते जा रहे हैं, चेंज करते जा रहे हैं, यानी ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। और इस टाइप ऑफ ऑसिलेशंस को बच्चों हम क्या कहते हैं, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, क्योंकि इसमें कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, यानी टाइम के साथ साथ फ्रीक्वेंसी में या किसी और चीज में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इन दोनों की एनर्जी सेम है। आपकी जो इलेक्ट्रिक के लिए यानी कैपेसिटर के लिए एनर्जी आएगी वो हो जाएगी हाफ CV स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो एनर्जी होगी वो होगी हाफ LI स्क्वायर। ये एनर्जी का फॉर्मूला भी हम डिराइव करेंगे, लेकिन ये आप समझ लो एनर्जी लॉस यहाँ क्यों नहीं हो रहा है कुछ भी, क्योंकि
क्योंकि अगर इंडक्टर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है मीन्स वो ज़्यादा से ज़्यादा अपोज करता जा रहा है, पहले थोड़ा फिर ज़्यादा, तो कैपेसिटर की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग डिक्रीज होती जा रही है, देख रहे हो। और अगर इंडक्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो कैपेसिटर की वैल्यू क्या होती जा रही है, इंक्रीज। दोनों की एनर्जी एक दूसरे से मतलब लीनियरली आप कह सकते हो कि चेंज हो रही है। जैसे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है कि जितनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, बट इन दोनों का सम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आपने पढ़ा होगा। सेम ऐसा ही होता है कि जितनी इसमें है उतनी ही इसमें, अगर ये मैक्सिमम है ये मिनिमम, मीन्स अगर चेंज आ रहा है तो ये मैक्सिमम ये मिनिमम, या तो दोनों की इक्वल होगी। और अगर आपने एक को मिनिमम कर दिया, पहले वाले को मिनिमम कर दिया, तो दूसरी वाली मैक्सिमम हो जाएगी। तो जो चेंजेस आ रहे हैं दोनों में एक जैसे ही आएंगे, ठीक है, लेकिन दोनों का सम कांस्टेंट होगा। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट। आई होप आपको ऐसी ऑसिलेशन समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है, इनके अपोजिशन, इनकी प्रॉपर्टीज की वजह से ही ये सब हो रहा है। अब हम ये एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। तो आपको पता है एनर्जी के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती है, आपको वर्क फाइंड आउट करना होता है। वर्क इज इक्वल टू एनर्जी। जो वर्क आ जाएगा उसमें थोड़ा सा चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू आवर जो भी डेफिनेशन है, स्टेटमेंट है, और वही हमारे पास क्या आ जाएगा, एनर्जी। अब हमें वर्क फाइंड आउट करना है इंडक्टर के लिए। तो वर्क का फॉर्मूला होता है सिंपल फॉर्मूला, पोटेंशियल इनटू चार्ज फॉर स्मॉल एलिमेंट। क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, dW इज इक्वल टू V dQ, और B यानी पोटेंशियल यानी EMF। एक ही बात, EMF होता है -L/dI/dt, लेकिन माइनस साइन हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये डायरेक्शन के लिए आता है माइनस साइन, तो हमें वर्क में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, तो उसको छोड़ देंगे। तो V या EMF की जगह बच्चों हम यहाँ क्या पुट कर सकते हैं, L/dI/dt, और dQ/dt किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला आ गया आपके पास, L, इस पूरे की जगह हमने पुट कर दिया I इंटू टी आई, थोड़ा सा सोल्व कर दिया वर्क को इन टर्म्स ऑफ इंडक्टर। अब उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देंगे बड़ा बनाने के लिए, dW का इंटीग्रेशन, इधर L कांस्टेंट, सिर्फ किसका इंटीग्रेशन, I का। तो I का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, I²/2, दैट मीन्स ये आपके पास वर्क आ जाएगा, या फिर आप इसे एनर्जी भी बोल सकते हो। सो दिस विल बी द एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। और वो बोल रहे हैं अगर आपको I की वैल्यू 1 चाहिए, दैट मीन्स यूनिटी चाहिए, तो आपको L की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी, ट्वाइस ऑफ वर्क डन या एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। मीन्स जितनी एनर्जी वो अपने अंदर स्टोर कर सकता है उससे डबल वैल्यू आपको इस इंडक्टर की लेनी पड़ेगी, तब जाके करंट क्या होगा, मैक्सिमम यानी यूनिटी यानी 1। आप खुद देख सकते हैं इस फॉर्मूले में, अगर आप I की वैल्यू 1 पुट करोगे, 1 का स्क्वायर 1, तो L/2 W के इक्वल, यानी L इज इक्वल टू 2W। So okay students, that is it for today.